राजस्थान, जिसे रंगीलो राजस्थान भी कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और अपनी शान, परंपरा और रंग बिरंगी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ इतिहास की हर दीवार और हर रेत का किला एक कहानी सुनाता है। और इस लेक्चर में हम इतिहास से लेकर आज के राजस्थान की यात्रा करेंगे। तो इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान की हिस्ट्री से। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट है एंशियंट पीरियड, इसके बाद मिडाइवल पीरियड पढ़ेंगे और इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एंशियंट पीरियड जो रहा है वो 5000 BC से 550 CE का पीरियड रहा है और उसमें भी छोटे छोटे पार्ट रहे हैं, जैसे कि प्रोटो हिस्टोरिक टाइम, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड और इमर्जेंस ऑफ राजपूत क्लेन्स। तो जो प्रोटो हिस्टोरिक वाला पीरियड रहा है राजस्थान के अंदर, उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पर सेटलमेंट था और यहाँ की 2 इंपॉर्टेंट साइट कालीबंगल, जो प्रेजेंट डे हनुमानगढ़ की डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है, और बालथल जो कि आज प्रेजेंट डे में उदयपुर नाम से जाना जाता है, जो कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 इंपॉर्टेंट साइट थी। साथ ही में हम जानते हैं कि जो खेतरी रीजन था यहाँ राजस्थान का, वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉपर है वो वहीं से क्या किया जाता, प्रोड्यूस किया जाता था। तो इस रीजन के अंदर जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसे कॉपर टूल्स के नाम से जाना जाता था। यानी एक कल्चर जिसे गणेश्वर जोधपुर कल्चर के नाम से जाना जाता था, जो किसके रिलेटेड था, कॉपर टूल के रिलेटेड था। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम के बाद यहाँ पर वैदिक पीरियड शुरू होता है और इस पीरियड के अंदर भी काफ़ी किंगडम्स और सिविलाइजेशंस होती हैं। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वैदिक पीरियड यहाँ पर जब शुरू होता है तो वैदिक पीरियड आर्यंस की माइग्रेशन के बाद शुरू होता है। तो वैदिक सिविलाइजेशन यहाँ पर काफ़ी रही है और इसके बाद मत्स्य किंगडम जो था, जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर वाले रीजन के अंदर यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, रूल किया था। कौन सा किंगडम, मत्स्य किंगडम जो था वो यहाँ पर रूल कर रहा था और उसकी कैपिटल जो थी वो थी विराटनगर, जो मॉडर्न डे बैराट के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक पीरियड में मत्स्य किंगडम जो है उन्होंने भी यहाँ पर रूल किया है राजस्थान के बैराट रीजन के अंदर। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड टाइम आता है, जहाँ पर काफ़ी अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया है और यहाँ पर उनका अलग एक कंट्रोल रहा है राजस्थान के अंदर। जैसे कि मौर्यन जब डायनेस्टी शुरू हुई थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर रूल किया है। फिर गुप्ताज ने भी यहाँ पर रूल किया है और 751,000 AD के टाइम पे यहाँ पर गुजरात प्रतिहारास जो थे उन्होंने भी इस रीजन के अंदर काफ़ी रूल किया है। तो यानी पोस्ट वैदिक पीरियड का ये भी एक ऐसा टाइम है जब अलग अलग डायनेस्टी ने राजस्थान पे यहाँ पर रूल किया, कंट्रोल करके रखा था और कहीं ना कहीं अपना कल्चर, अपनी जो छाप है वो यहाँ पर देखने को मिलती है कि मौर्यंस और गुप्तास की भी अलग यहाँ पर कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जब पोस्ट वैदिक पीरियड यानी मौर्यस, गुप्ताज और गुजरात प्रतिहारा जो है वो उन सभी का रूल जब एंड हो जाता है तो यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी राजपूत क्लेन्स जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो राजपूत क्लेन्स का इमर्जेंस है वो लगभग फर्स्ट मिलेनियम AD का टाइम था, जिस समय उनका जो राइज है यानी पावरफुल जो किंगडम्स थे वो छोटे छोटे रीजन्स के अंदर शुरू हो गए थे। और ये जो राजपूत क्लेन्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर नहीं, लेकिन अलग अलग रीजन, जैसे कि चौहान्स जो थे वो अजमेर और रणथंभौर वाले रीजन पे रूल कर रहे थे। उसी तरीके से गोहिल्स और सिसोदिया जो है वो मेवाड़ रीजन के अंदर रूल कर रहे थे। राठौर्स मारवाड़ और बीकानेर के अंदर रूल कर रहे थे। कच्छावास आमेर और जयपुर के अंदर रूल कर रहे थे और वहीं भाटिस जो है वो जैसलमेर के अंदर रूल कर रहे थे। यानी जो राजपूत क्लेन्स हैं वो एक क्लेन नहीं है, लेकिन कई अलग अलग क्लेन्स, छोटी छोटी चौहान्स, राठौर, सिसोदिया, कच्छावास, भाटीस, ये सारी छोटी छोटी जो किंगडम्स हैं वो एक पावरफुल किंगडम के रूप में यहाँ पर इमर्ज होना शुरू हो गई थी। और इसके बाद शुरू होता है मिडाइवल पीरियड, जो कि 550 CE से 1707 यानी 1707 CE का टाइम पीरियड होता है। अब इस मिडाइवल पीरियड में क्या होता है कि राजपूत का डोमिनेंस चल रहा होता है। जैसे हमने अभी देखा कि छोटी छोटी जो क्लेन्स हैं, किंगडम्स जो हैं, उन्होंने अपना इमर्जेंस, उनका जो पावरफुल
किंगडम है वो बनना शुरू हो गया था। तो ये जो छोटी छोटी क्लेन्स है वो मिडाइवल पीरियड तक यहाँ पर डोमिनेट कर रही थी, यानी उनका एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल था उनकी रीजन के अंदर। लेकिन फिर क्या होता है, मिडाइवल पीरियड के अंदर फॉरेन इन्वेंशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी तुर्क्स हैं, अफगान्स है और मुगल्स जो है वो क्या करते हैं, जो एक बाहरी आक्रमण हम कह सकते हैं कि इंडिया के बाहर के जो ये हम किंगडम कहते हैं या फिर उनका जो साम्राज्य है वो यहाँ इंडिया के अंदर आकर अपना रूल करना शुरू करते हैं। और जब वो इंडिया के अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो राजस्थान के अंदर आएंगे, क्योंकि एक वो बॉर्डर पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो उनका भी इन्वेंशन शुरू हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं राजपूत डोमिनेंस के लिए काफ़ी खतरा बन जाता है। और उसी की एक स्टोरी जो है वो अगर आपने सुनी हो, मेवाड़ प्रोविंस के जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने मुगल के अगेन बहुत उन्होंने वो बहुत अगेंस्ट थे मुगल रूल के, और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मुगल्स के जो किंगडम है उनसे मतलब उनके अगेन उन्होंने बैटल्स किए। और जिसके लिए जैसे आपने हल्दी घाटी युद्ध अगर सुना हो तो वो महाराणा प्रताप की रिलेटेड है, मुगल्स और उनके बीच में जो फाइटिंग हुई थी उनकी रिलेटेड है। तो मेवाड़ प्रोविंस जो है एक खास प्रोविंस था जब महाराणा प्रताप ने मुगल से अपने प्रोविंस को बचाकर रखा था। तो ये एक इन्वेंशन की स्टोरी है जो मिडाइवल पीरियड के अंदर शुरू हुई, जहां बाहरी आक्रमण जो आना शुरू हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर जब मुगल्स आए थे तो राजस्थान के अंदर मुगल्स का इन्फ्लुएंस कैसा रहा था। देखिए, छोटे छोटे राजपूत जो क्लेन्स थे वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन मुगल बहुत ही बड़ा किंगडम था, एक बड़ा साम्राज्य था। तो उन छोटे छोटे जो राजपूत स्टेट्स थे उन्होंने मुगल्स के साथ में क्या कर लिया था, अलायंस कर लिया था, यानी मुगल्स भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, दोनों का यहाँ पर अलायंस करके उन्होंने यहाँ पर डोमिनेट करना शुरू कर लिया था। क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर वो मुगल के अगेंस्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मुगल्स उन्हें पूरी तरीके से हटा देंगे। अगर वो अलायंस में रहेंगे तो उनका भी शासन रहेगा और मुगल्स का भी शासन रहेगा, और इसलिए उन्होंने अलायंस करना यहाँ पर शुरू कर लिया था। और जब उन्होंने मुगल्स ने यहाँ पर राजस्थान के अंदर अपना डोमिनेट करना शुरू किया, रूल करना शुरू किया, तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि राजस्थान के आर्किटेक्चर और कल्चर के अंदर काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आमेर फोर्ट अगर आप देखोगे तो ये हिंदू या फिर राजपूताना और मुगल इन्फ्लुएंस का कहीं ना कहीं ग्रेट एग्जाम्पल है। साथ ही में जो मेवाड़ था उन्होंने अब तक यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेंटेन करके रखी थी और काफ़ी लंबे समय से मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि बाकी जितने भी राजपूत स्टेट थे राजस्थान के अंदर उन्होंने मुगल्स के साथ अलायंस कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप उन्होंने अभी तक अलायंस नहीं किया था, वो अभी भी मुगल्स के अगेंस्ट थे। इसके बाद मुगल्स के बाद यहाँ पर मॉडर्न पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। जब मुगल का रूल यहाँ पर था उसके बाद मॉडर्न पीरियड यानी 1707 से 1947 सी का जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड है राजस्थान के अंदर, जहाँ पर मुगल्स का जो अब तक कंट्रोल था वो डिक्लाइन हो जाता है और यहाँ पर मराठा इन्वेंशन जो है यानी उनका आक्रमण शुरू हो जाता है। तो जो पोस्ट औरंगजेब थे मतलब जो पोस्ट औरंगजेब वाला पीरियड था उस टाइम पे मुगल जो है राजस्थान के रीजन से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और मराठास जो है वो अपना आप कंट्रोल यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, राजपूत के अंदर अपना एक डोमिनेंट या फिर रूल करना यहाँ पर मोस्टली शुरू कर लेते हैं। और इसके बाद मराठा इन्वेंशन के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर शुरू होती है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भी राजस्थान के अंदर भी अपना ट्रीटीज करना शुरू कर लेती है, रूल करना शुरू कर देती हैं और जो छोटे छोटे अगेन राजपूत स्टेट जो थे उनके साथ ट्रीटी करके अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश करना शुरू कर लेती हैं। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स जो रहते हैं वो राजपूताना एजेंसी के नाम से क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली। और ये जो पीरियड था वो रिलेटिवली पीस था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं राजपूतों का जो कंट्रोल था या फिर जो डोमिनेंस हमने मिडाइवल पीरियड या फिर एंशिएंट पीरियड के अंदर जब देखा था वो यहाँ पर ब्रिटिश रूल के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है मॉडर्न पीरियड में। पहले तो मुगल्स के द्वारा कर्टेल किया जाता है, फिर मराठास के द्वारा, और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो यहाँ पर उनका कंट्रोल क्या करते हैं, उनका डोमिनेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद जब ब्रिटिशर्स जाते हैं 1947 के बाद जब हमें फ्रीडम मिलती है इंडिया को, तो उसके बाद इंडिया के अंदर इंटीग्रेशन यानी इंडिया का इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, यानी स्टेट
को एक कंट्री में इंटीग्रेट करना शुरू होता है, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो राजस्थान का इंटीग्रेशन कैसा हुआ वो देखते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में राजस्थान का इंटीग्रेशन 7 स्टेजेस के अंदर हुआ, यानी उनका राजस्थान का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस था वो 7 स्टेजेस में हुआ, क्योंकि इतने सारे प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पर, उन सभी को मनाना, उन सभी को ये जो ट्रीटी थी उसके अंदर लाना वो बहुत ही टफ हो रहा था, और काफ़ी जो राजा महाराजा थे वो उसके अगेंस्ट थे। लेकिन लास्टली 13 मार्च 1949 को उन्होंने जो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे राजस्थान के अंदर, वो प्रिंसली स्टेट ना बन के अब एक इंटीग्रेटेड स्टेट बनने में के लिए मंजूर हो गए। मतलब उन्होंने हामी भर दी कि ठीक है, हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे और इंडिया का पार्ट बनेंगे। और जितने भी, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये सभी बनकर ग्रेट राजस्थान के रूप में आज जो हम ग्रेट राजस्थान देख रहे हैं वो बना। और कब बना? 30 मार्च 1949 को वो एक स्टेट बना, ग्रेट राजस्थान, और उसकी कैपिटल जयपुर को डिक्लेयर किया गया एज अ कैपिटल। इसके बाद हम यहाँ पर ज्योग्राफी देखते हैं। हमने हिस्ट्री में देखा कि एंशियंट पीरियड स्टार्टिंग से लेकर राजस्थान का इंटीग्रेशन कैसे हुआ तब तक, और अब हम यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। मोस्टली आप सभी राजस्थान को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है और पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। अगर लैटिट्यूड एक्सटेंट की बात करें तो ये 23 डिग्री 3 सेल्सियस नॉर्थ से 30 डिग्री 12 सेल्सियस नॉर्थ इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, और वही लैंगिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 69 डिग्री 30 सेल्सियस ईस्ट और 78 डिग्री 17 डिग्री ईस्ट यहाँ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। इसके बाद यहाँ पर यानी राजस्थान की स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से जो सदर्न पार्ट पे लोकेटेड है, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए क्या राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो जी हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अगर एरिया की बात करें तो इंडिया बाय एरिया इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है ये, जो कि इसका किलोमीटर के अंदर ये दे रखा है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ की फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं, यानी फिजिकली कितने पार्ट के अंदर डिवीजन है। तो पहला पार्ट जो है, फर्स्ट डिवीजन जो है फिजियोग्राफिकल, वो है वेस्टर्न सैंडी प्लेन, जो कि थार डेजर्ट मोस्टली कवर उसके कवर में आता है, जो वेस्टर्न पार्ट है। तो इंडियन स्टेट या फिर राजस्थान स्टेट का ये 2/3 जो पार्ट है वो वेस्टर्न सैंडी प्लेन के अंदर आता है, जिसे मोस्टली थार डेजर्ट कहा जाता है, जहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अराइड क्लाइमेट, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और बारिश कम होती है तो वेजिटेशन भी कम होता है, स्पार्स होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, इरिगेशन की कमी होती है, और ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और मोस्टली अगर हम कहें तो ये मरुस्थलीय रीजन यानी ट्रू डेजर्ट है, और कुछ पार्ट जो है इसका भागरी, जैसे सेमी अराइड ट्रेडिशनल प्लेन कहेंगे, जहाँ पर लोग जो है वो रह सकते हैं, यानी सेमी अराइड ट्रांजिशन प्लेन कह सकते हैं। इसके बाद अरावली रेंज इसका सेकंड फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, जो कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं, जो डायगोनली पास करता है, मतलब एज अ डायगोनली ये अक्रॉस स्टेट के पास करता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट जोन को यहाँ पर डिवाइड करता है, ईस्ट वेस्ट। जैसे कि आप अगर अरावली की वेस्ट पार्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट जोन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको पेड़ कम दिखेंगे, रेतीली ज़मीन दिखेगी, इरिगेशन, पानी सब कुछ कम दिखेगा। लेकिन अगर आप अरावली रेंज के ईस्ट के अंदर देखते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी फर्टाइल रीजन देखने को मिलेगी, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती है। यहाँ पर कुछ रिवर्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट और पेड़ पौधे होते हैं। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट को ये डिवाइड करने का काम भी करता है। और अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है, जो कि गुरु शिखर है, माउंट आबू पर इसका हाईएस्ट पीक है। इसके बाद ईस्टर्न पार्ट की बात करें, जो कि थर्ड फिजियोग्राफिकल डिवीजन है राजस्थान का, ये
रिलेटिवली फर्टाइल रीजन है। अगर हम अरावली के ईस्ट पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये रिलेटिवली फर्टाइल रीजन है। एज आई सेड कि दो क्लाइमेटिक जोन को यहाँ पर डिवाइड करता है। और ये जो ईस्टर्न प्लेन है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स राजस्थान की जैसे बनास हो गया, चंबल और माही ड्रेन करती हैं। इसके बाद फोर्थ जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो है हड़ौती प्लेटू, जो कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर है, जिसे मालवा प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ढक्कन लावा ट्रैप यहाँ पर है, और साथ ही में चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से ये थोड़ा सा रीजन ग्रीनरी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद रिवर्स की बात करें तो प्रीडोमिनेटली कौन कौन सी रिवर यहाँ पर मेजर रिवर कौन सी है, जैसे चंबल हो गया, ठीक है, जो कि गंगा बेसिन का पार्ट है, जो कि सदर्न ईस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करती है मध्य प्रदेश के साथ में, और अपने रेवाइंस के लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध है। इसके बाद बनास जो है अरावली से ओरिजिनेट होती है और राजस्थान के अंदर एंटायरली राजस्थान के अंदर फ्लो करती है, यानी पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर ही फ्लो करती है। इसके बाद लूनी रिवर जो एक इनलैंड ड्रेनेज रिवर है, अजमेर से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट वर्ड फ्लो करती करती ये दो पार्ट में डिस्पैच हो जाती है रन ऑफ कच्चे के अंदर, जो कि सलाइन लोअर रिच है। यानी यहाँ पर अगर आपको नमक जो है वो इस रिवर में थोड़ा सा यहाँ पर कम है ना, सलाइन इन लोअर रिचेस है। इसके बाद यानी जो नदी का जो तट है या फिर जो लोअर रिच अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सलाइन यानी नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और जो ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए सलाइन इधर लोअर रिचेस के अंदर आपको देखेंगे जब वो फ्लो करती हुई नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पर उसका सलाइन जो है वो थोड़ा सा कम हो ज़्यादा हो जाता है। माही रिवर जो है वो सदर्न राजस्थान के अंदर फ्लो करती है और ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है राजस्थान की। इसके बाद क्लाइमेट की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली अराइड भी है वेस्ट के अंदर, और वहीं सेमी अराइड है, सब ह्यूमिड है ईस्ट के अंदर। टेम्परेचर समर के टाइम पे हाई रहता है और ड्यूरनल रेंज यानी दिन में ज़्यादा और रात में कम, ड्यूअल काइंड ऑफ यहाँ पर क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। रेनफॉल्स बहुत ही कम होता है और जुलाई और सितंबर में होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है एज पर कंपैरिजन विद द अदर स्टेट ऑफ इंडिया। सॉइल की बात करें तो आपको यहाँ पर सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी वेस्ट के अंदर, रेड लॉम और एलुवियल सॉइल आपको ईस्ट में देखने को मिलेगी, और ब्लैक सॉइल आपको साउथ ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको बुशेस, श्रब्स, इस तरह की चीज़ें मिलेगी क्योंकि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर वेजिटेशन होता है। खेजड़ी जो है प्रोमिनेंट ट्री है डेजर्ट का। कल्चर की बात करें तो राजस्थान कल्चर अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिच है, यानी वाइब्रेंट ब्लेंड ऑफ रॉयल ट्रेडिशन, वॉरियर हिस्ट्री यहाँ पर रही है और डेजर्ट लाइफस्टाइल भी रही है। तो रिच यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की हेरिटेजेस देखेंगे। अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो यहाँ पर मेजेस्टिक फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, आमेर का फोर्ट, जैसलमेर, मेहरगढ़। इसके बाद पैलेसेस बात करें तो उदयपुर हो गया, जयपुर, जोधपुर, ये पैलेसेस हैं। स्टेप वेल्स, बोरीज आपको देखने को मिलेंगी। देन आफ्टर टेम्पल जैसे कि दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू, और काफ़ी यहाँ की जो साइट्स हैं या फिर काफ़ी यहाँ की जो आर्किटेक्ट हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिखे चुके हैं। इसके बाद फोक डांसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और कलरफुल यहाँ पर डांसेस होते हैं, ड्रेसेस होते हैं। तो घूमर द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ राजस्थान, कालबेलिया जो कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर है, भवई, घेर, चारी एक्सेट्रा यहाँ के फोक डांसेस हैं। फोक म्यूजिक की बात करें तो जैसे डाइवर्स कल्चर है, डांसेस है, म्यूज़िक तो होगा ही थोड़ा डाइवर्स। सरंगी, देन आफ्टर रवन हत्था, कमैचा और मोरचंग जो है वो यहाँ के फोक म्यूजिक्स हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पर टाई और डाई जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है वो यहाँ को देखने को मिलती है टेक्सटाइल के अंदर। पोट्रीज, लेदर गुड्स जिसे मोजरीज कहा जाता है, वुडन क्राफ्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मार्बल कार्विंग, ज्वेलरी जैसे कि कुंदनकारी और तीवा आपको देखने को मिलेगी। मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स है राजस्थान के। फेस्टिवल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के फेस्टिवल, क्योंकि राजस्थान इज़ अ स्टेट ऑफ
फेस्टिवल ऐसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट फ्लेवर्स ऑफ, यहाँ पर लोकल कस्टम को देखने को मिलेगा। ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे पुष्कर फेयर हो गया यानी पुष्कर का मेला। देन आफ्टर डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, गंगोर, तीज, उर्स, ये सारे यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। क्यूजन्स की बात करें यानी फूड की बात करें तो काफ़ी स्पाइसी होता है। वेजिटेरियन फूड यहाँ पर ज़्यादा होता है। दाल बाटी हो गया, चूरमा, गट्टे की सब्जी और खीर सांगरी यहाँ के इम्पॉर्टेंट क्यूजन्स हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर डायलेक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी राजस्थानी के अंदर, जैसे मारवाड़ी हो गया, मेवाड़ी, धुंधरी, हड़ौती, हिंदी, ये सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमी की बात करें तो स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यानी एक तो लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है इंडिया की ये, जो कि $350 बिलियन यहाँ की है 2029 में। इसका एम है कि इतना किया जाएगा, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एरिडिटी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन की प्रॉब्लम है, बट स्टिल पॉपुलेशन जो है मोस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन है इस पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। मेजर क्रॉप्स वीट, बर्ली, ग्राम, मेज, बाजरा, जवार, ऑयल सीड, रेपसीड, मस्टर्ड, ये यहाँ की मेजर क्रॉप्स है। इरिगेशन जो है, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान के लिए यानी वेस्टर्न राजस्थान के अंदर लाइफ लाइन है, जो कि एराइड एरिया को एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ट्रांसफॉर्म करती, कन्वर्ट करती है। और साथ ही में जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है वो भी राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट लाइफलाइन प्रोजेक्ट है। लाइफ स्टॉक की बात करें तो एक तो मेजर सेक्टर तो रहा ही है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कैटल, शीप, गॉट, कैमल्स और डेयरी और वूल प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं ये सारे लाइफ स्टॉक्स। ओके, इसके बाद माइनिंग की बात करें तो मिनरल्स हब्स जो है वो यहाँ पर हैं, आपको डाइवर्स मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिंक है, लीड है, सिल्वर है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट्स, मार्बल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सारे ही लीडिंग प्रोसीडर्स हैं। और साथ में कुछ मिनरल्स जैसे कॉपर और लिग्नाइट जो है वो यहाँ के इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, जैसे टेक्सटाइल आपको देखने को मिलेगा, भिलवाड़ा प्रोमिनेंट टेक्सटाइल हब है। सीमेंट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया सीमेंट का। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो काफ़ी कोटेज इंडस्ट्रीज़ और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है वो देखने को मिलेगी। जो इमर्जिंग सेक्टर हैं जैसे आईटी, जयपुर इमर्जिंग एज अ हब, और ऑटोमोबाइल और सेरेमिक्स के लिए इमर्जिंग सेक्टर है जयपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। इसके बाद टूरिज्म की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर फॉरेनर्स, इवन इंडिया से, लेकिन फॉरेनर्स भी काफ़ी घूमने को आते हैं राजस्थान। हाईलाइट जैसे कि फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, डेजर्ट सफारीज़ के लिए आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए जैसे रणथंबोर, सरिक्शा, किलादे, घना नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक टूरिज्म प्लेस है। और कुछ रिलीजियस साइट जैसे कि अजमेर शरीफ और पुष्कर, ये रिलीजियस साइट है और टूरिज्म प्लेस भी है, जो कि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर और विंड एनर्जी यहाँ पर काफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ हाई सोलर इरिडेशंस मतलब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है जिसकी वजह से यहाँ पर सोलर्स के अंदर हाई पोटेंशियल्स होता है। विंड एनर्जी, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर काफ़ी हवाएं चलती हैं, और क्योंकि वो एक प्लेन रीजन होता है, हाई माउंटेन्स नहीं होते, तो विंड एनर्जी बहुत अच्छे से बनती है। तो इन सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड नेटवर्क जैसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज यहाँ पर इम्प्रूविंग, मतलब उस पर वर्क किया जा रहा है। देन आफ्टर रेलवे कनेक्टिविटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है, और वाटर की सप्लाई में भी इफ़िशेंट यहाँ गवर्नमेंट कर रही है, और रूरल एरियाज़ के अंदर इन सभी चीज़ की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। सो यहीं पे हम आज राजस्थान को ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने राजस्थान को हर पर्सपेक्टिव से देखा, हमने सिर्फ कल्चर या फिर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी नहीं देखा, लेकिन उसकी इकोनॉमी, टूरिज्म, फेस्टिवल, कल्चर, लैंग्वेज, इसके बाद हमने हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हमने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में देखा। हमने राजस्थान का इंटीग्रेशन देखा, इसके बाद हमने उसकी ज्योग्राफी देखी, है ना, हमने हर चीज़ देखी राजस्थान की। एंड दिस पर्टिकुलर lecture is dedicated to Rajasthan. So I hope you understand and you like it. So please hit the bell icon and subscribe my channel for more video like that.